जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और एक बार सारे दोस्त मुस्कुरा के बताएंगे कि आप सब एकदम ठीक हैं। नेहा पाल, विप्लव कर्माकर, नीतीश कुमार, अनुज, केशव, पंकज, दीपक, संजीव, रविंद्र, सुभाष, निशांत, ईशा, राकेश, जूही कुमारी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत को, जिसमें हम लोग गुलाम वंश को पढ़ रहे थे। और गुलाम वंश में किस शासक पर हम आ चुके थे, सारे दोस्त बताएंगे। बलबन पर हम आ चुके थे, ठीक है। बलबन बलबन के बारे में मैं ये चीज़ें आपको बता रहा था कि इल्तुतमिश का गुलाम था, कैसे इसने प्रोग्रेस की, एक घोड़े के अस्तबल में ड्यूटी से दिल्ली का सुल्तान बना, अपने आप में बड़ी बात है। इसकी उपाधि उलूग खा है, और ये उपाधि किसने दी थी इसको, जिससे क्या बोलेंगे, इसने अपनी बेटी की शादी कराई थी, याद है, मतलब इसके दामाद ने दी। एक उपाधि और है बलबन की, जिल्ले इलाही। बहुत पूछा जाता है भारतीय इतिहास में किसको जिल्ले इलाही कहा गया है। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही बोले तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया, ये खुद को कहता था कि मैं ईश्वर की छाया हूं, और सीधे मुझको ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, ठीक है, शासन करने के लिए। तो क्या बोलेंगे, जिल्ले इलाही, ये कल हम बात कर चुके थे। आज शुरू करते हैं। बलबन अपना धीरे धीरे उसने प्रोग्रेस करी। इल्तुतमिश के समय वो गुलाम था। बहराम शाह के समय वो अमीर शिकार बना, यानी जो शिकार विभाग था उसका प्रमुख बना। अमीर आखूर बना फिर इसी के टाइम में आगे प्रोग्रेस होके। अमीर आखूर क्या होता है बताएंगे एक बार, तो आप कहेंगे जी अस्तबल का प्रमुख होता है, ठीक है। लोहो एवं रक्त नीति का पालन किया इसने मेवातियों के खिलाफ। अब आप कहेंगे भैया ये लोहो और रक्त नीति क्या है और ये मेवाती क्या है। दरअसल में आपको समझना होगा, मेवात क्षेत्र आपका हरियाणा का क्षेत्र है। कहाँ का, हरियाणा का क्षेत्र है। तो यहाँ हरियाणा और यहाँ दिल्ली। तो जो लोग दिल्ली आते थे, या जो मुसाफिर या व्यापारी जो दिल्ली आते थे, रास्ते में उनसे होती थी लूटपाट। मेवात के क्षेत्र में, हरियाणा में ये लूटपाट होती थी। तो कई बार उसके लिए दिल्ली के सुल्तानों ने फरमान जारी किया कि भाई लुटेरों को दंड दिया जाएगा, आपको ये लूट नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वो लूट खत्म नहीं हुई। इसको लूट को खत्म किया बलबन ने सीधे कहा कि यहां पर लोहो और रक्त, यानी कि तलवार और रक्त, आप समझते ही हैं, यानी कि तलवार से गर्दनें काट दो उन लुटेरों की जो आने वाले व्यापारियों के साथ लूटपाट, या राहगीरों के साथ में जो लूटपाट करते हैं। तो यहां उसने बड़े टैकल किया। उसने अफगान से 3,000 सफाई, आपका जो सिपाही थे, अफगानी 3,000 सिपाही उसने मंगाए, जो बड़े लंबे चौड़े कद के चुने हुए सिपाही थे। 3,000 अफगानी सिपाही बुलाकर के उसने इसी काम पर लगाए कि लुटेरों को ढूंढे कि लूट के पीछे है कौन, क्योंकि भैया शासक तो शासक है। अब उसने लुटेरों को ढूंढवाना शुरू किया, और लुटेरों का कत्ले आम शुरू हुआ। इसलिए बोलते हैं कि तलवार के द्वारा जो कत्ल हुए, लोहो और रक्त नीति कहलाया, ठीक है। तुर्क ए चहलगानी का अंत इसने किया। तुर्क ए चहलगानी आप लोग जानते हैं, मुझे बताइए तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था। तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। रजिया को भी गद्दी से हटाने वाले कौन थे, तुर्क ए चहलगानी। तो वो 40 तुर्क सरदार जो थे, वही ताकत उनके पास आ गई थी, उनके पास धन भी था, पैसा भी था। अब बलबन इस बात को समझता था कि जब तक इन 40 को नहीं हटाया जाएगा, या इनके परिवार जो एक मजबूत दखल रखते हैं शासन में, जब तक इनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा तब तक बात बनेगी नहीं। और बलबन ने, कहते हैं कि उन 40 तुर्कों का खात्मा किया, ठीक है। जैसे इसमें अल्तुनिया के पुत्र भी या अन्य सरदार भी थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रमुख नाम आता है, सबसे ताकतवर था उनमें, बदायूं का मलिक बकबक। बदायूं पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बदायूं का एक था मलिक बकबक, बस जान लीजिए, ये परीक्षाओं में आपसे शायद कभी नहीं पूछा जाएगा। तो बदायूं का जो बकबक था, उसने क्या किया कि वो अपनी तरह से शासन चलाता था बदायूं में। वो दिल्ली के सुल्तान को कुछ समझता नहीं था, वो समझता था कि सबसे बड़ी ताकत वही है 40 सरदारों में। तो इसने क्या किया, एक व्यक्ति को सरेआम दंड कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया। तो यहां जाकर के बलबन ने नोटिस दिया, यानी कि सबको ये बताया कि भैया एक काम करो कि इस आदमी ने इस तरह का दंड दिया है जिसका ये अधिकारी नहीं है, और जो आदमी मर चुका है उसकी पत्नी यानी कि विधवा अब ये डिसाइड करेगी इस मलिक बकबक के साथ क्या किया जाए। मलिक बकबक को कौड़े मार मार करके जनता के सामने मार दिया गया। कौड़ा ऐसे नहीं, अब आप सोचेंगे कौड़ा क्या, कौड़ा होता था चमड़े का बना हुआ, और ऐसे देते थे मिला के,
आदमी की खाल पर। इतनी तेज वो कौड़ा लगता था कि मांस, यानी कि खाल तो छोड़िए आप, मांस भी उस कौड़े के साथ में बाहर आता था। तो सोचिए, ऐसे कौड़े मारे गए, ऐसी हैबत खां एक आदमी है, उसको भी बलबन ने 500 कौड़े लगवाए। कहने का मतलब है, इस तुर के चहलगानी का, किसी को उसने जहर दिया, किसी की उसने हत्या करवाई, इस तुर के चहलगानी का विनाश कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। गठन पूछेगा तो इल्तुतमिश कहेंगे। अब बलबन भैया अपना कठोर शासन तो चला ही रहा है। बलबन को लगा कि ये दुनिया उसके सामने झुकनी चाहिए, झुक जानी चाहिए। तो उसने क्या, सिजदा पर था कि जब भी बलबन दरबार में आएगा, बलबन दरबार में आने की कहानी सुनिए। बलबन कहता था, जब रात को महल में बंद होता तो रात को बलबन चीखता था, बहुत तेज तेज आवाजें बलबन लगाता था। कहते हैं बलबन याद करता था अपने पिछले जीवन को, क्योंकि एक तो वो बदसूरत था, शकल उसकी गंदी थी, एक उसका कद नाटा था। तो कहते उसने बहुत अत्याचार सहे, अमानवीय घटनाएं जो मनुष्य करता ही है, आपको पता है, उसके साथ बहुत ज्यादा हुई। तो बलबन उनको याद कर करके खूब रोता, खूब चिल्लाता। सुबह कहते हैं बलबन जब दरबार में आता तो बलबन की आंखें लाल होती थीं, और बलबन ने एक फरमान दिया कि जब भी बलबन दरबार में आएगा सब घुटने पर आ जाओगे। जितने भी व्यक्ति हैं वे सब घुटने पर आ जाएंगे दरबार में, और पाबोस, और फिर घुटने पर आकर के कोहनियों के बल आके बलबन के पैरों को चूमेंगे। सोचो उसने कैसे राज दरबार के ऊपर ये प्रथा थोप दी और लोगों को खुद से नीचे कर दिया। बोले मेरा ही तो कद छोटा है, तुम अब नीचे नीचे आओगे। नौरोज उत्सव ये एक ईरानी त्योहार है। किसने शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नौरोज उत्सव ईरानी त्योहार, तो दरअसल में ये इस्लाम का त्योहार नहीं था, ये पारसियों का त्योहार था। पारसी एक समुदाय है, जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, ऐसे ही पारसी भी होते हैं। जैसे हमारे देश में रतन टाटा जी तो आप सब जानते हैं। रतन टाटा कौन है, वो पारसी समुदाय से आते हैं। दादा भाई नौरोजी इतिहास में आप पढ़ते हैं, कौन थे, पारसी समुदाय से आते हैं। तो ये पारसियों का एक त्योहार था जिसको बलबन ने शुरू किया। इसीलिए बलबन को कहा जाता है कि दिल्ली में गैर इस्लामिक प्रथा, गैर इस्लामिक प्रथा से मतलब ऐसे कल्चर जो मुस्लिम समाज में नहीं थे, उनको भी इसने लागू किया। ठीक है, पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू हुई, समझ गए ना, यानी जो इस्लाम से संबंध नहीं, इस्लाम से है क्या, पारसियों से है जी। फारसी पद्धति में उसने दरबार का गठन किया। ठीक है, मतलब जो यहां पर दिल्ली सल्तनत का सिस्टम चल रहा था उसको उसने खत्म कर दिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, उसको इसने खत्म कर दिया। आगे आएंगे। सैनिकों के लिए इसने नगद वेतन की व्यवस्था की। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे डाउट कर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। देखो इसने क्या बोला, अब तक क्या देता मिलता था सैनिकों को, इक्ता। इक्ता देना किसने शुरू किया था, बताएं जरा, सारे दोस्त बताएंगे। आप कहेंगे भैया इक्ता शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। इक्ता क्या था, जमीन का एक टुकड़ा था, जमीन का एक टुकड़ा था। ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा। तो इसने पूर्ण रूप से नगद वेतन नहीं दिया। इसने बोला कि जिस सैनिक ने हमारी सेवा की, एक सैनिक को ही तो मिलता था ये। अब मान के चलिए ये सैनिक क्या हो गया, ये सैनिक हो गया खत्म, सैनिक की सेवाएं तो बची नहीं है। जब सैनिक नहीं रहा और उसका कोई पुत्र सेना में नहीं है, क्योंकि पुत्र सेना में होता तो इक्ता मिलता उसको भी। अब मान के चलिए उसके पिता तो सेना में थे, लेकिन लड़के ने अपना कोई और काम कर लिया, तो लड़के की सेवाएं रही सेना में या नहीं, यस और नो। आप कहेंगे जी नहीं रही, तो नहीं रही। तो बलबन ने उन लोगों के लिए कि भाई अब इनको, क्योंकि इनके पिता ने सेवा दी थी तो थोड़ा वेतन दिया जाएगा। तो बलबन ने पूर्ण रूप से नगद वेतन नहीं किया। पूर्ण रूप से नगद वेतन तो अलाउद्दीन खिलजी करेगा कि भाई अब सबको ही नगद वेतन दिया जाएगा, वो एकता प्रथा को ही खत्म कर देगा। तो बलबन समझ गए, बलबन ने किनको नगद वेतन दिया, क्या बोलेंगे जी, जो सैनिक सेवा में नहीं है उनके परिवार को। इसने 2 विभाग बनाए, एक बरीद मोमालिक जो गुप्तचर स्पाई डिपार्टमेंट था, जिसके लोग खबरी घूमते रहते थे, बलबन के बारे में कोई साजिश तो नहीं चल रही है। ठीक है, दीवान अर्ज, अपनी सेना को इसने बहुत मजबूत किया, और बलबन का भय और डर एकदम से लोगों के अंदर, पूरी जनता पूरे राज दरबार में बसा हुआ था। बलबन से लोग बड़ा डरते थे। इसलिए कहते हैं कि बलबन को बहुत ज्यादा आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बलबन के समय बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं हुए, लेकिन बलबन के समय एक विद्रोह हुआ, एक बहुत दूर दिल्ली से। यहां देखें, बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना भी की। बलबन के समय 1279 और 1285 बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1279 में आपसे पूछा जाएगा कि आक्रमण हुआ था,
तो किसके समय हुआ? बलबन के, क्योंकि बलबन का शासनकाल क्या है? 1266 से 1287। तो मंगोल कौन लोग हैं? जो मध्य एशिया से आक्रमण करते रहते थे, बार 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 ये लोग अटैक करते रहते थे। तो ऐसा ही आक्रमण कहां पर? बलबन के समय पर भी हुआ। ठीक है। 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खां ने किया। तुगरिल खां ने किया बोलेंगे। इस बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। गौतम युवराज सिंह, ब्लॉक कर दो इसको, डिस्क्वालीफाई करो इसको, ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। क्या बोलेंगे? 1279 में बंगाल में विद्रोह किसने किया? तुगरिल खां ने किया। बहुत बढ़िया, मोहित शर्मा जी एकदम ठीक लिख रहे हैं। बोलेंगे भी फटाफट से, प्रजापति आर्य। हाँ, जमीन ले लेते थे दोस्त, जमीन ले लेते थे। ओके। अब आप कहेंगे भैया तो कहां पर विद्रोह हुआ? दिल्ली से दूर हुआ? हाँ जी हुआ, दिल्ली से दूर हुआ। और दिल्ली से दूर ये जो विद्रोह हुआ आपका, ऐसे बच्चों के नाम नहीं दिखाने हैं। जो बच्चा कुछ अप टू डेटेड बात करता है टॉपिक से रिलेटेड, उसी को दिखाया करो। तो यहां पर दिल्ली और बंगाल विद्रोह दूर हुआ कि पास हुआ? भैया दूर हुआ। किसने किया? तुगरिल खां ने। किसने विद्रोह किया है जी? तुगरिल खां ने। तो बलबन ने उसको मैसेज भिजवाया कि भैया देखो, बलबन अपने कहते हैं कि दिल्ली को छोड़ के कभी बाहर नहीं गया। तो इसको मैसेज भिजवाया बलबन ने, भैया मुझको क्यों मजबूर करता है लाला, है तुझको पता है बलबन कैसा आदमी है, क्या करेगा रे तेरा, है बाप का भाई का सबका बदला ले लेगा। तो भैया तुगरिल खां नहीं माना, जिद्दी आदमी, कह रहा बहुत दूर है बलबन। उसको लगा कि बलबन तो बाहर जाता भी नहीं कहीं। बोला हम नहीं मानते बलबन, बलबन किसी की भी बात, कौन बलबन है, हमको कोई मतलब नहीं है किसी बलबन से। अच्छा जी, बलबन ने बोला एक आदमी भेजा, अमीर खां। अमीर खां बोले भैया इसको समझाओ, पागल हो रहा है, थोड़ा समझा के आओ इसको। अमीर खां गया। अमीर खां को भैया इस तुगरिल खां ने पीट करके मतलब अपनी सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसको हरा के वापस भेज दिया। बलबन का दिमाग खराब। बलबन ने कहा भैया मान जा, फिर से नहीं माना। एक व्यक्ति और भेजा, तिमरत खां। तिमरत खां बोले जा, समझा क्या, इसको भी मारा तुगरिल खां ने। भाई बलबन ने कहा कि जितनी भी सेना है अपने पास में, सारी की सेना बंगाल की तरफ मोड़ दो। सारी की सारी सेना बंगाल की तरफ चल पड़ी। आप समझ सकते हैं जितनी भी सैन्य टुकड़ियां बलबन के आसपास थी कि बंगाल को घेर लो। पूरे बंगाल को घेर लिया गया बलबन की सेनाओं के द्वारा 1279 में। और सोचो बलबन ने क्या किया होगा। इतिहासकार लिखते हैं कि इसको लिखने में इतिहासकार के हाथ कांपते हैं। उसने पूरे बंगाल को घेरा उसकी सेनाओं ने, और जितने भी लोग, क्योंकि उसके पास गुप्तचर थे, उसने पता लगा लिया कि कौन कौन लोग उसके खिलाफ हैं। बोले सबको इकट्ठा करो। और करीब 2000 के करीब लोग ऐसे थे, राजा दरबार, उसके परिवारजन, बच्चे, महिला, सबको इकट्ठा कर लिया बलबन ने। और बंगाल में मुर्शिदाबाद शहर में, जो मुख्य शहर है, उसके दोनों तरफ लकड़ी के फट्टे, फट्टे का मतलब तख्ते, लकड़ी के ऐसे ऐसे तख्ते 10-10, 12-12 फुट के उसने तैयार कराए। और जितने भी विद्रोही थे उन सब को कहा कि इनमें कीले गाड़ करके इनकी गर्दनें काट करके लटका दो, ताकि भरे बाजार में लोग देखें कि बलबन के खिलाफ विद्रोह करने की सजा क्या होती है। अब इसका सोचो क्या किया होगा तुगरिल खां का। तुगरिल खां जो छिप गया, उसको पता था बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। तुगरिल खां छिप गया। तो तुगरिल खां को उसने कहा कि इसकी खाल उतारनी है और इसकी खाल पे ना के बराबर कट आए। बलबन को भाई साहब मार के उसकी पूरी खाल उतारी गई। उसकी खाल में भुस भरा गया और सरे बाजार उसको खचेड़ा गया। ये किसकी है? तुगरिल खां की खाल है। और बलबन के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होना चाहिए। एक ही विद्रोह हुआ, एक ही विद्रोह हुआ। और ये कमजोर नहीं था, काफी ताकतवर था तुगरिल खां, तभी तो विरोध कर रहा था। समझे क्या हुआ इस बात को? तो बलबन का आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से शासन था। अब बलबन का जो लड़का है, बलबन का बेटा, अगर मैं बात करूं कि भाई बलबन के बेटे की अगर हम बात करते हैं, जिसका नाम है बुगरा खां। वो तो बलबन ने अपने टाइम पर उससे कहा कि तुमको गद्दी पे बैठना, उसने साफ साफ मना कर दिया। बलबन का पुत्र था बुगरा खां। उसने बोला सन की बाप है, पता नहीं क्या डिसीजन कब ले ले किधर भेज दे, क्या कर ले। बुगरा खां ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने क्या कर दिया, गद्दी पे बैठने से इनकार कर दिया। बोला मैं नहीं बैठता जी इस गद्दी वद्दी पे, मुझे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। कैकुबाद तो यानी फिर बलबन का पोता, किलोखरी का किला इसी ने बनवाया है, ये गद्दी पर आया। तैमूर्स जिसको शमसुद्दीन द्वितीय कहते हैं, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है, बहुत पूछा जाता है। इस तरह से गुलाम वंश जो है आपका कमजोर पड़ता चला गया और गुलाम वंश के अंतिम शासकों की मौत करा दी किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, हत्या करा दी इसको। जैसे कैकुबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने यमुना नदी में फेंकवा दिया था मरवा के, जलालुद्दीन खिलजी। अब आप कहेंगे भैया जलालुद्दीन खिलजी कहां से आ गया? ये जलालुद्दीन खिलजी कहां से आ गया? जलालुद्दीन खिलजी दरअसल में बलबन के समय पर एक सैनिक था। एक सैनिक से पोस्ट बढ़ते बढ़ते एक सेनापति तक पहुंचा और इसको बलबन ने, जो मंगोल आक्रमण भारत में होते थे मध्य एशिया की तरफ से इधर से, उन मंगोल आक्रमणों की रक्षा के लिए यहां पर पोस्टिंग दे रखी थी। तो ये किसका कमांडर था? जलालुद्दीन खिलजी कमांडर ऑफ, किसका कमांडर था? कमांडर ऑफ बलबन, बलबन का कमांडर था। तो 1279 अभी मैंने आपको बताया, 1279 1285, भाई 1279 में बलबन किधर गया था? बंगाल की तरफ। तो इधर कौन पोस्टिंग देख रहा था? इधर ये जलालुद्दीन खिलजी उसका जिम्मेदार व्यक्ति था। जलालुद्दीन खिलजी पर ही जिम्मेदारी थी और कहते हैं कि मंगोल आक्रमण 1279 और 85 के विफल करने के पीछे जो व्यक्ति है वो जलालुद्दीन खिलजी है। बात समझे? क्या बोलेंगे? जलालुद्दीन खिलजी। इतनी बात क्लियर है? थम्स अप कीजिए। जलालुद्दीन खिलजी किसका सैनिक था? बलबन का सैनिक था, वहीं सेनापति बना। मंगोल आक्रमण के लिए उसकी नियुक्ति की गई थी और उसने अपने काम को बखूबी निभाया भी। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी और गुलाम वंश के शासक जब बलबन के बाद में कमजोर हुए तो उसने उन दोनों की हत्या करा दी और गद्दी पर आ गया जलालुद्दीन खिलजी। ये बूढ़ा व्यक्ति हो चुका था और दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठने वाला सबसे बुजुर्ग शासक है, सबसे बुजुर्ग। 68 साल की अवस्था में पूरी इसकी जिंदगी चली गई सेवा में। सबसे बुजुर्ग शासक इसी को कहा जाता है। 68 ईयर्स का गद्दी पर आया। अब ऐसे नहीं है गद्दी पर आया तो बड़ा चालू किस्म का व्यक्ति है। देखो अब इसको, क्योंकि इसने दरबार के खिलाफ विद्रोह किया, दरबार के खिलाफ विद्रोह किया तो अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के चक्कर में भैया देखो क्या काम करते, बूढ़ा आदमी, बूढ़े आदमी ने सोचा कि यार क्यों लोगों की बुराइयां लेनी, अपना पता नहीं है, जीवन अंत की तरफ है। अब जीवन अंत की तरफ है तो देखो लोगों का भरोसा जीतने के लिए मलिक छज्जू नामक एक आदमी था। ये बलबन का भतीजा था, बलबन के भाई का लड़का था। मलिक छज्जू कौन है? बलबन का भतीजा। बोलता है कि भैया आप गद्दी पे आ जाओ ना। देखो खुद गद्दी के चक्कर में कह रहा भैया आप आ जाओ ना गद्दी पे। मलिक छज्जू ने कहा कि नहीं नहीं, उसने भी देखा कि यार अभी पता है ये चालाकी कर रहा है, मरवा देगा, तो उसने खुद को सेफ रखना चाहा। क्योंकि मलिक छज्जू के पास अभी ताकत नहीं थी, उसको पता है कि ऐसा भी हो सकता है मैं हाँ कर दूं गद्दी पे बैठने के लिए और ये मुझे मरवा दे, इसकी कोई चाल हो सकती है। मलिक छज्जू ने मना कर दिया। एक फकरुद्दीन था, ये लोग ताकतवर लोग थे, फकरुद्दीन ताकतवर था। अब फकरुद्दीन ये बलबन का दोस्त था, इसको भी न्योता दिया उसने, बोला भैया आप बैठ जाओ ना गद्दी पर। तो बलबन के दोस्त ये मतलब दोनों का दोस्त था, जलालुद्दीन खिलजी का भी। तो लोगों के अंदर एक मैसेज गया, यार ये तो गद्दी नहीं चाहता बेचारा, ये तो और लोगों को गद्दी पे बिठाना चाहता है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, गद्दी पे आगे जिए। कितनी एज में आया? 68 में। और खिलजी वंश चला है टोटल 1290 से 1320, कुल कितने वर्ष? मैंने आपको बताया भी था सबसे कम शासनकाल अगर किसी का है तो वो आपका खिलजी वंश का है। जिसका संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। किन स्थितियों में गद्दी पर आया है आप जान चुके हैं। इसकी उपाधि शाइस्ता खां है, जो इसको कैकुबाद ने दी थी, इसी को इसने मरवा दिया था। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। इसी के समय कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। अभी ये बात हम बाद में जानेंगे। कहने की मतलब है कि जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर आया तो कैसी इमेज इसकी बनी? उदारवादी इमेज। कैसा शासक रहा ये? उदारवादी शासक रहा, मतलब मर्सीफुल, दया जिसके अंदर हो। दिल्ली के आसपास जितने भी ठग लूटपाट करते थे ठगों को बुलाता। ठग समझते हो ना, लूटपाट करने वाले, उन ठगों को इसने बुलाया, बोला भैया ये गलत काम होता है, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और इन ठगों को पैसे देते थे, पैसे कहता था तुमको
लूटपाट करने की, लोगों को ठगने की कोई जरूरत नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी का सपोर्ट है तुमको, तो भैया ठग बढ़ावा मिलेगा ठगों को इससे, या ठगी कम करेंगे। जितने भी कैदी थे अब तक के शासनकाल के, विद्रोही जितने भी लोग थे, कैदियों को इसने मुक्त कर दिया। बोले अरे यार ये अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं पैदा करेंगे। कैदियों को मुक्त कर दिया इसने। इवन एक कथा आती है कि इसकी जो बेटी है, जलालुद्दीन खिलजी की जो बेटी है, इसकी बेटी की शादी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी से। इसकी बेटी की शादी किससे हुई है? अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिन उस पर, वो दोनों की बहस हो गई, अलाउद्दीन खिलजी ने हाथ उठा दिया। भाई पति पत्नी के बीच की बात है। तो उसकी बेटी जो है, जब तक जलालुद्दीन खिलजी ही शासक था, उसकी बेटी गई अपने पिता के पास में, बोली पिताजी मुझको मारा। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लड़ाई झगड़े घर परिवार में हो जाते हैं, अपना घर चलाओ। अरे भैया सबने कहा यार ये कौन गद्दी पे आ गया है, इसको किसी बात से दिक्कत ही नहीं हो रही है, अपनी बेटी तक के अपमान के लिए कम से कम ये भी जानना नहीं चाह रहा है कि क्या बात हुई है। लोगों ने कहा भैया हम तो डूब गए, हम तो मर गए। ऐसा आदमी कम से कम नहीं आना था। अब ऐसे में तो जो विद्रोही लोग हैं वो इसके फेवर में होंगे या मौका ढूंढेंगे, समझेंगे ना कि भैया कमजोर आदमी है ये, तो तख्ता पलट करने का सोचेंगे। तो इसी तख्ता पलट में दिल्ली में एक संत था सिद्दी मोला। पूछा जाता सिद्दी मोला संत किसके टाइम पर था? अब सिद्दी मोला भैया दिल्ली में रहता था, इसके पास 10 20 50 100 लोग दिन में आते थे। लोगों ने कहा सिद्दी मोला यार दिल्ली की गद्दी के लिए तो तुम बने हो, जलालुद्दीन खिलजी तो डिजर्व ही नहीं करता, उस पर शासन चलाना आता ही नहीं है। ये बथुए के पेड़ पे चढ़ गया। कहने का मतलब है कि इसने भी राजा बनने के ख्वाब देख लिए कि हाँ यार राजा मैं बनूंगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसको पता है कि यार विद्रोह करेंगे ये कुछ करेगा नहीं जलालुद्दीन खिलजी। अब इस सिद्दी मोला के फॉलोअर्स बढ़ने लगे, ये बात दिल्ली में फैलने लगी कि सिद्दी मोला अब बहुत जल्दी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाएगा या उसको शासन से हटा देगा। अब दिक्कत ये आई कि सिद्दी मोला ने जो सोचा भी नहीं होगा वो हुआ। जलालुद्दीन खिलजी को पता नहीं क्या हुआ, उसने आदेश दिया कि मुझको सिद्दी मोला की गर्दन चाहिए। भाई साहब एक तस्तरी में रख के सिद्दी मोला की गर्दन जलालुद्दीन खिलजी के सामने पेश की गई, प्लेट में रख के। सिद्दी मोला सोचता होगा यार मेरे लिए ऐसे नियम क्यों, अब तक तो कुछ नहीं करता था यार, ये कौन सी बात हुई, मेरी गर्दन उतरवा ली खुद की। तो आप सोचोगे भैया ये एकमात्र कृत्य मिलता है जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे जो उसका हार्ड एक्शन है, नहीं तो वो सॉफ्ट कॉर्नर में ही रहा। अब सोचो बेचारे को सिद्दी मोला, इसके बारे में दो कथन आते, एक तो कहते हैं इसकी गर्दन उतरवाई, एक आता है कि सिद्दी मोला को उसने हाथियों के पैरों से भी कुचलवाया, उसके बचे हुए शरीर को हाथियों के पैरों से कुचलवाया। लोगों ने कहा यार हम तो इसको जितने हल्के में ले रहे थे उतना हल्के में ये है नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इसी के समय पर क्या हुआ, अब जो मलिक छज्जू था जिसने गद्दी पे बैठने से मना कर दिया था, वो था कड़ा मानिकपुर में। कड़ा मानिकपुर जो आज इलाहाबाद है, जो प्रयागराज है, यहाँ पर एक जागीर थी। जागीर का मतलब होता था जैसे कि दिल्ली में शासन था तो आसपास के जो गांव होते थे उनके लिए एक जागीरदार बना देते थे, आसपास के गांव के लिए एक जागीरदार, ये इन गांवों से टैक्स इकट्ठा करता और दिल्ली भेजते थे सब लोग। तो एक जागीर में, किसी जागीर में 200 गांव होते थे, किसी जागीर में 300 गांव होते थे। आप आज भी गाँव के, हमारे गाँव के बराबर में एक गाँव है महेपा जागीर, तो वो एक जागीर थी। हमारे गाँव के बराबर में एक गाँव है हसनपुर जागीर, तो वो जागीर रही हैं। मतलब कई गांव उनके अंदर में आते थे, जागीरदार प्रमुख व्यक्ति उस गांव में बैठता था, वहां से टैक्स इकट्ठा करके शासन को भेजता था। तो कहने का मतलब है इसके समय पर क्या हुआ, एक विद्रोह मलिक छज्जू ने भी किया। फिर मलिक छज्जू ने ताकत अपनी इकट्ठी की, लेकिन मलिक छज्जू के विद्रोह के लिए इसने किसको भेज दिया, AK को भेज दिया। AK-47 नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। AK कौन है, तो ये कौन है, ये जलालुद्दीन खिलजी है। JK ने AK को भेजा, जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा कि भाई ये ज्यादा सिर उठा रहा है, इसके सिर को दबा के आओ। तो इस विद्रोह को किसने दमन किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अच्छा यहां पर एक बात आएगी, जलालुद्दीन खिलजी के 2 बेटे थे, इब्राहिम खाने खाना और अरकली खान, दोनों ही बहुत कमजोर शासक थे। कड़ा की जागीर
यानी कड़ा मानिकपुर की जो जागीर थी, जब विद्रोह मलिक छज्जू को हराया तो अलाउद्दीन खिलजी, जो कौन है, इसका भतीजा है। जलालुद्दीन खिलजी का कौन है, भतीजा भी है और दामाद भी है। तो उसने गिफ्ट कर दिया, बोले यार तुमने वहां पर जो रिवोल्ट हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसका दमन किया है, अब एक काम करो, तुम ही उस जागीर को चलाओ। यही वो मोमेंट है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में ये चीज आई कि भाई राजा तो मुझको भी बनने चाहिए। यहां उसके दिमाग में ये बीज पैदा हुआ कि राजा मैं बनूंगा। अब राजा बनने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए? ठीक है, उसके पास नेतृत्व था, लेकिन राजा से लड़ने के लिए धन तो चाहिए, सेना तो चाहिए। अब धन कैसे मिले? तो यहां पर यह चाल चलता है, देखना अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की चाल देखना। अलाउद्दीन खिलजी कहां था? प्रयागराज में था। यहां जेके है दिल्ली में, एके आपका। तो इसको किसी ने बताया, ये बोला कि यार पैसा चाहिए, पैसा कहां से मिलेगा? तो इसने किसी ने इसको बताया कि आप देवगिरी जाओ, देवगिरी महाराष्ट्र में, वहां पर शासक है रामचंद्र देव, वहां जाकर के अटैक करो और उसके पास जो है ना 600 मन तो सोना, एक मन में 40 किलो होते हैं, 600 मन सोना और 1000 किलो चांदी, सॉरी 1000 मन, किलो नहीं, 1000 मन, एक मन में 40 किलो होते हैं भैया, ये उसके पास रखा हुआ है। और अगर अटैक करके ये ले लिया तो ये बहुत होगा, लड़ने के लिए, सेना बनाने के लिए धन बहुत होगा। तो इसने सोचा यार चलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी यहां से चला कड़ा से, और लोगों को पता है क्या मैसेज देते हुए गया? यार मेरा चाचा बहुत खराब आदमी है, मेरे चाचा मुझको राजा नहीं बनने देगा, मैं तो अपने चाचा को छोड़ के जा रहा हूँ। आपका देवगिरी महाराष्ट्र में एक शासक है रामचंद्र देव, मैं तो उसकी सेवा करूंगा। और वो सच में अच्छा शासक था देवगिरी का। बोला मुझे तो उसके चरणों में रहना है, कहीं रास्ते में कोई विद्रोह ना हो। तो सब लोगों ने भी जाने दिया, और यहां इसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से लगभग 2000 सैनिक, कि जब मैं देवगिरी पहुंचूं तो 2000 सैनिक वहां पहुंच जाए, पहुंच गया। इस समय पर क्या था कि इनका अपने पड़ोस में एक झगड़ा चल रहा था रामगिरी देव का अपने स्थानीय शासकों से, तो मुख्य सेना वहां पर लगी हुई थी। ऐसे ही समय को अलाउद्दीन खिलजी ने चुना, गेट पे पहुंच गए। अब तो गेट तो खोला नहीं उन्होंने, गेट बंद रखा। बोले एक काम कर अलाउद्दीन खिलजी, इतनी दूर तो आ गया, क्योंकि उनको ये बात क्लैरिफिकेशन हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पे चालाकी की, उसने बोला मैं नहीं, अभी तो मेरे पीछे एक मैसेज गुप्तचरों के माध्यम से कि 20,000 सैनिक और आ रहे हैं। तो रामचंद्र देव को ये लगा कि भाई 20,000 सैनिक और आएंगे, अब तो ये आ ही गया है, पक्की बात है, आ ही रहे होंगे, जब इतनी योजना से आया है। तो कहते उसने किले के दरवाजे खोल दिए, लूटपाट हुई, ये धन लेकर के अलाउद्दीन खिलजी वापस कहां जा रहा है? प्रयागराज वापस जा रहा था, कड़ा मानिकपुर। जलालुद्दीन को लोगों ने बताया जाकर के कि तुम्हारे भतीजे ने दक्षिण में लूट कर लिए, ऐसा हो सकता है कि उस पैसे का इस्तेमाल करके वो तुमको शासन से हटा दे। जलालुद्दीन ने खेला, हटो, साइड हो। जलालुद्दीन, मेरा भतीजा मुझे बहुत प्यारा है, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या पागलों की जैसी बात करते हो कि मुझको मार देगा? मुझको क्यों मार देगा? मुझे अपने भतीजे से मिलना है। उसके कुछ करीबी लोग थे जलालुद्दीन खिलजी के, उन्होंने कहा कि तुम बात को सीरियस लो और अलाउद्दीन खिलजी से ये कहो कि जो धन लूट के लेके आया है उसको दिल्ली लेके आए। बोले हाँ मेरा भतीजा ले आएगा मेरे कहने से। बोले ठीक है, ये काम कर दो। ओके। अब भैया जलालुद्दीन खिलजी को ये मैसेज दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कि उसने बोला कि भाई मैं अपने चाचा से मिलना चाहता हूँ और अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब भैया भतीजे के प्यार में जलालुद्दीन खिलजी भी अकेले मिलने पहुंच गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो वहां पर दरबान थे, साथी थे, जो अंगरक्षक थे, उन्होंने इसको चाकू मार के हत्या कर दी। अपने ससुर की बोले, ये बोले अपने चाचा की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कौन कौन है? अमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हसन देलवी। अमीर खुसरो को बोलते पैरट ऑफ इंडिया, तोता ए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया, एसएससी बहुत पूछती है। तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? तोता ए हिंद।
अच्छा जी, अब अमीर खुसरो की बात करें, इसने क्या किया है भारत में? तुगलकनामा ये पुस्तक है इसकी, आशिका उल अनवर, मिफ्ता उल फुतुहात, किरान उस सादेन बहुत पूछी जाती है। किरान उस सादेन पुस्तक के लेखक कौन है? और नूर सिपीहिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही है जिसको कहते हैं कि इसके समय पर 8 सुल्तान दिल्ली पर बदले। 8 सुल्तान का मतलब भाई दरअसल में इसको जो दिल्ली लेके आया था, अगर मैं बात करूं कि इसका जन्म स्थल जो है अमीर खुसरो को, वो एटा उत्तर प्रदेश है वैसे तो, लेकिन बलबन का जो भतीजा था वो इसको दिल्ली लेके आया था क्योंकि इसकी बहुत प्रसिद्धि थी। दिल्ली के आसपास जो खड़ी बोली बोली जाती है दिल्ली एनसीआर में, उसका जनक यही है। तबला सबसे पहले इसी ने बजाया। हिंदुस्तान में तबले का जनक इसी को कहते हैं। खड़ी बोली का जनक इसको बोलते हैं। तबला का जनक है ये। खड़ी बोली का मतलब दिल्ली एनसीआर के आसपास आपने देखा होगा, जैसे हम भी खड़ी बोली में आते हैं, हमारी बोली भी कभी कभी आपको खड़ी लगती होगी, ठीक है। तो इसके टाइम पे देखो, जब इसको बलबन का भतीजा लेकर आया तो लास्ट वाले 2 गुलाम वंश के रहे, ऐसे ही फिर खिलजी वंश के कई शासक इसके सामने बदल जाएंगे, तो इसने 8 सुल्तानों का दरबार देखा है। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? अमीर खुसरो के गुरु कौन है, ये घटना तो आप समझ चुके होंगे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के जो गुरु हैं वो निजामुद्दीन औलिया हैं, जो सूफी संत हैं। निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। यानी निजामुद्दीन औलिया, हालांकि ये कभी किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गए, ना जुड़े हुए रहे। 7 सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार इनसे मिलने का प्रयास भी किया था, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था कि मेरे जो कक्ष है उसमें 2 कमरे हैं, एक से सुल्तान अगर अंदर आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा, मेरा राजपाट से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आइए। अमीर खुसरो के गुरु, ये लिखे हुए है सब कुछ है। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। अमीर खुसरो कव्वाली, जो बैठ के बहुत सारे लोग गाते हैं उर्दू में, गजल जैसे जगजीत सिंह हमारे यहाँ गाते हैं, पहेली, सितार और तबला के जनक कौन है? वो अमीर खुसरो है। खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। वर्ष 1296 में जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने करवाई, देवगिरी अभियान से आने के बाद। ये मैं आपको समझा चुका। वहां के शासक कौन थे देवगिरी के? रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। इतनी बात समझ गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ जी, हाँ जी। सचिन जी कल की क्लास में देखिए दोस्त, सूफी क्या होता है कल मैंने बताया है। बहुत शानदार। बहुत शानदार। अनुराग दुबे जी कह रहे सर हम पढ़ते अच्छे हैं और हमको याद नहीं होता, कुछ बता दो सर हम क्या करें, हम 2 घंटे पढ़ते हैं। बेटा 2 घंटे क्यों पढ़ते हो तुम? तुमको 2-3 मिनट पढ़ना चाहिए। और आप बाजार में जाओगे तो एक ऐसी दवाई मिलती है कि आपने जो पढ़ लिया रोबोट की तरह, आप उसको भूलेंगे नहीं। आप अगर दिन में 1000-2000 पेज भी पलट दोगे तो वो तुमको याद हो जाएंगे सब। ठीक है, वो फॉलो कर लेना, किसी ना किसी दुकान पे मिल जाएगी दवाई, पूछ लेना भैया ऐसी दवाई चाहिए कि जो पढ़ूं याद ही रह जाए, इस तरह से। ऐसा जबरन नहीं होता किसी किसी को जबरदस्ती पेन पकड़ा दिया गया हो। मैंने कहा ना, ये ख्वाब तुम्हारा होना चाहिए। मैं प्रयागराज बच्चों को यही बात समझा के आया कि जब तक ये चॉइस तुम्हारी नहीं हो जाएगी, जब तक तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाने लग जाओगे और तुम ये नहीं सोच लोगे कि बिगर रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता, तब तक दोस्त पार नहीं लगेगी बात। आइंस्टीन का एक कथन है, वही मैं बच्चों को बता के भी आया। एन आवर विद ए प्रीटी गर्ल ऑन ए बेंच इज लाइक 1 मिनट एंड ए 1 मिनट ऑन ए बर्निंग स्टोव इट सीम्स लाइक एन 1 आवर। मतलब एक सुंदर लड़की के साथ में बेंच पर बैठना आपको 1 घंटा 1 मिनट के जैसा लगता है, क्योंकि वो आपकी चॉइस है, उसमें आपको आनंद आता है। वहीं आपको अगर जलते हुए स्टोव पर बैठाया जाए 1 मिनट के लिए, तो आपको 1 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं है। तो आपको पढ़ाई कठिन या आपको चीज़ें याद नहीं होती, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप शायद उसको अपनी चॉइस नहीं बना पाए हैं।
नहीं तो आप दोस्त अध्ययन को अगर अपना लेंगे ना कि मेरा जीवन इसी से सुधरेगा, तो आप ये सिद्धांत साथ ही साथ सीख जाओगे कि कोई चीज आपने पढ़ी उसको रिवाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो चीजें याद हो पाती हैं। ओके, बात समझ पाए क्या की है? आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल बताइए। आप कहेंगे भैया खिलजी वंश के 30 वर्ष के शासनकाल में से कुल 20 वर्ष तो अलाउद्दीन खिलजी हो गया। ठीक है, आगे। इसके बचपन के नाम कौन था? अली गुरसाप्स। अन्य नाम इसके द्वितीय सिकंदर, क्योंकि सिकंदर की तरह यह भी दुनिया जीतना चाहता था। इसका भी ख्वाब था कि मैं सिकंदर की तरह दुनिया को जीतूंगा, और इसने भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जीता भी। इसके गुरु थे। इसके गुरु का इसे यह कहना था कि पगले, ऐसे नहीं दुनिया जीती जाती है, दुनिया जीतने के लिए कुछ तरीकों को पालन करना पड़ता है, और उसके लिए पहले तुमको छोटी विजय करनी होंगी। इसके गुरु का नाम है अलाउद्दीन खिलजी के अला उल मुल्क। अला उल मुल्क। तो उसने बताया कि पहले छोटे हिस्सों को जीत लो, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूरे जीवन में किसी की नहीं सुनी। ये सनक भरा हुआ शासक था, मतलब जो सन की बोलते ना, जो इसने तय कर लिया वो ये करके मानेगा। दिक्कत आओ, परेशानी आओ, इसको कोई मतलब नहीं है। लॉस होगा, ठीक है, होने दो। सिर्फ एक ये व्यक्ति था जिसकी बात अलाउद्दीन खिलजी ने फॉलो की है। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहते हैं, द्वितीय सिकंदर की वजह। सिकंदर सानी मतलब सिकंदर की तरह। और यहां पर एक पद्मावत मूवी का डायलॉग आपने सुना होगा कि जब वो रानी पद्मिनी के लिए कहता है कि रानी पद्मिनी चाहिए मुझको, तो उसकी पत्नी कहती है कि शर्म कीजिए, वो भी किसी की पत्नी है, आपको शर्म करनी चाहिए, किसी और पत्नी के बारे में आप ऐसा सोचते हैं। उसने बोला नहीं, अब जंग होगी। एक डायलॉग आता है, अपना प्रसिद्ध डायलॉग है। क्या बोला उसने? क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिकंदर सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? हाँ, बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। तो अलाउद्दीन खिलजी, आप समझेंगे कि उसने दुनिया को जीतने की सनक उसके अंदर भी थी। युग का विजेता है, उस युग का ये अमीर उल मोमदीन, ठीक है, एक कट्टर मुसलमान इसको कहा गया। राज्याभिषेक इसका हुआ लाल महल में, जिसको बलबन ने बनवाया था, और लाल महल जिसको हम कुस्क ए लाल भी कहते हैं। राज्याभिषेक कब हुआ? 1296, लाल महल में हुआ। कहाँ हुआ? लाल महल में हुआ। ठीक है गुरुजी, अल्लादीन का चिराग भी तो होता है, देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे आएंगे। अलाउद्दीन है, अलादीन नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, ये समझेंगे। ठीक है, उसके 4 सेनापति हैं। ठीक है, उलूग खां, उत्तर भारत उसने जो जीता है उसके लिए उलूग खां को उसने अपॉइंट किया। नुसरत खां उत्तर नॉर्थ इंडिया के लिए था। दक्षिण के लिए उसने मलिक काफूर को और जफर खां। ठीक है, एक इसका ससुर भी था जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्प खां भी कहते हैं। अल्प खां इसी की बेटी का नाम है। ये भी एक सरदार था इसका। अल्प खां की बेटी थी जिसका नाम था मेहरू, और अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रिय पत्नियों में से एक थी। इसको प्यार करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो बहुत बार पूछा जाता, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दक्षिण विजय के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर को। उत्तर क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि यहाँ पर 2 सैनिक कमांडर थे, तो दोनों का नाम नहीं आता है। मंगोल लोग जो युद्ध बार बार आक्रमण करते रहते थे, मंगोल लोगों से बचने के लिए उसने पोस्टिंग दी थी जफर खां को। कहाँ पर? एक उसने सीरी फोर्ट बनवाया था दिल्ली में ही, सीरी का किला, जो इसकी आर्टिलरी कैपिटल भी था, सैन्य राजधानी भी था। यहाँ पर एक सेना, एक टुकड़ी इसने पोस्टिंग दे रखी थी कि कभी भी मंगोलों का आक्रमण आएगा या होगा तो तुम उसको लीड करोगे। ठीक है, उत्तर भारत पर विजय। बस दोस्त एक बात बताऊंगा कि आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो और आप भी विजय चाहते हो, तो इस कमेंट सेक्शन को तुमको छोड़ना होगा। क्योंकि मैं आपसे शायद कई बार कह चुका हूं, और मेरे कहने के बावजूद आप कमेंट सेक्शन को नहीं छोड़ते हैं और अतिरिक्त बातों में लगे रहते हैं, तो मैं ये मान सकता हूं कि शायद आपको सिलेक्शन चाहिए नहीं। आप घर अपने मजबूत स्थिति में हैं, आप बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं मस्ती के लिए, सिलेक्शन के लिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जितने भी सिलेक्टेड बच्चों से मैं मिला हूं उनको कोई मतलब नहीं रहता कमेंट सेक्शन से, कभी करते भी नहीं। ठीक है। उत्तर भारत पर विजय की बात करें, सबसे पहले उसने किया गुजरात अभियान। नॉर्थ इंडिया तो समझते होंगे ना,
नॉर्थ इंडिया। तो ऊपर वाला क्या हो गया, ये नॉर्थ इंडिया हो गया, नीचे साउथ इंडिया हो गया, ये साउथ है ये नॉर्थ है। तो सबसे पहले उसने गुजरात पर अभियान किया। गुजरात पर उसने 1297 में, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, यहां पर राजा था कर्णदेव, उसको हराया और उसकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। कमला देवी ने भी मना नहीं किया और कमला देवी को उसने उपाधि दी मल्लिकाएं जहां। इस दुनिया की मल्लिका है ये, पूरी दुनिया की। यहां से ही हम मलिक काफूर और 1000 दिनारी, क्या बोलेंगे, यहां से ही मलिक काफूर को उसने खरीदा। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, तो बात आपको समझनी होगी, क्योंकि कई इतिहासकारों ने लिखा है कि मलिक काफूर एक हिंदू व्यक्ति था, बहुत सुंदर था, जिस पे अत्याचार करके उसको जबरन हिजड़ा बनाया गया। और वो इतना सुंदर था कि शासक उसको रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ रखता था इसको, पुरुष के साथ पुरुष, पुरुष मित्र, जैसे महिला मित्र होती है ऐसी पुरुष मित्र ये था अलाउद्दीन खिलजी का, और बहुत प्रिय था। अलाउद्दीन खिलजी यहां से इसको लेके गया और बाद में दक्षिण जीतने के लिए इसको भेजा। ठीक है भैया, उलूग खां तो आपका बलबंद था ना, तो बेटा इतिहास में उलूग खां एक ही होगा क्या? राहुल नाम के आदमी इस दुनिया में एक ही हैं क्या? नवीन नाम के आदमी एक ही हैं क्या? रोहित कुमार जी का नाम मैं देख पा रहा हूं, रोहित क्या एक ही है दुनिया में? पागल इंसान, मटरी घोषित कर दो इसको। उसकी पत्नी को लेके आऊंगा, लेकिन यहां भारतीय अस्मिता दिखाई देती है। इनकी पत्नी थी रंग देवी, जिन्होंने जौहर कर लिया, और ये जौहर का पहला प्रमाण है भारतीय इतिहास का कि जौहर क्या होता है। जब इनको लगा कि इनके पति की जान जा चुकी है और ये जो अब सैनिक आए हैं ये हमारा अपहरण कर सकते हैं और हमारी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो रानी अन्य अपनी जो राजमहल की महिलाएं थी उनके साथ सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, यानी खुद की जान दे देती थी अग्नि में प्रवेश करके। तो जौहर का पहला प्रमाण देखने को यहां मिलता है कि हमारा जीवन हमारे पति के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। और ये कारण रहा था हमीर चौहान के हारने का। यहां पर एक धोखेबाज का नाम आता है रणमल। ठीक है, रणमल ने यहां पर धोखेबाजी की और अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। तीसरा अभियान है चित्तौड़गढ़ का अभियान, 1303 में किया, और चित्तौड़ को जीत के उसका नाम कर दिया था उसने खिजराबाद नाम। इसके बेटे का नाम था खिज्र खां, अपने बेटे के नाम पर किया था, खिजराबाद नाम कर दिया चित्तौड़गढ़ का। पूछा जाता है खिजराबाद शहर किस शहर का नाम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? वहां पे शासक थे राणा रतन सिंह जी और उनकी एक पत्नी थी नागमती। क्या हो गया? कर दो, दोबारा कनेक्ट कर दो। क्या आप लोग कनेक्ट हो पाए हैं? फिर से बताना एक बार, सारे दोस्त हम सब करके बताएंगे। दोबारा बोल दूंगा मैं जो कुछ भी बोला मैंने। नहीं हुआ कनेक्ट? मित्र एक बार बताएंगे, सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। बहुत थैंक यू आकाश जी, रुचि, सुमित गिरी, लवकेंद्र, सुरेश। ठीक है, तो मैंने बताया फिर ये गया आपका राजस्थान में ही चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन थे? राणा रतन सिंह जी शासक थे, और चित्तौड़ को जीतने इसका नाम इसने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। ये बात मैं आपको बता रहा था। राणा रतन सिंह जी की पहली पत्नी थी नागमती, दूसरी पत्नी है पद्मिनी। पद्मिनी, और पद्मिनी के ऊपर लिखी गई है पुस्तक पद्मावत। आप सबने मूवी भी देखी होगी। और पद्मावत को किसने लिखा है? जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने सन 1540 में लिखा। तो यहां पर आप देखेंगे कि कितने वर्षों के बाद में लिखी गई है ये? चित्तौड़ के आक्रमण के कितने वर्षों के बाद में इसको लिखा गया? तो आप कहेंगे भैया 1303 में आक्रमण हुआ और 1540 में लिखी गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 237 वर्षों के बाद में लिखी गई है। और आज कोई घटना हुई उसके बारे में अगर 237 वर्षों के बाद में लिखा जाए तो उस घटना की सत्यता पर संदेह तो लोग करेंगे कि वे झूठ हो सकता है। तो बहुत सारे लोग इसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं कि भाई प्रमाणिक, क्योंकि इसने बहुत सारे चीजें लिखी कि अलाउद्दीन खिलजी को अपनी पत्नी देने को राणा रतन सिंह तैयार हो गए। संभव ही नहीं है। एक राजपुताना खानदान उस समय जो अपने वर्चस्व के लिए जाना जाता था, ये महाराणा प्रताप जी का परिवार है।
राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, ऐसे यहाँ पर इनके वंशावली के सैकड़ों ऐसे राजा हुए जो कभी दिल्ली सल्तनत या मुगली सल्तनत के विरुद्ध झुके नहीं, तो पत्नी देने को तैयार हो जाएं। आप लोग कहेंगे भैया सरासर एक बात झूठी दिखाई देती है, इसीलिए इतिहासकार इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और फिर उस पर मूवी वगैरह आपने देखा, वो बड़ा विद्रोह हुआ था, सिनेमा घर जले थे, क्योंकि उसमें दिखाया गया कि रानी पद्मिनी को देने को तैयार हो गए अलाउद्दीन खिलजी, और तमाम तरह की कहानी कि वो बैठ के देखेंगे, पीछे शीशे में दिखाई देंगी रानी पद्मिनी, और फिर उसने देख के मना कर दिया कि वो तो बहुत सुंदर है। दरअसल में अभियान हुआ, उसने पत्र लिखा इस बात के लिए, जो इतिहासकारों का मान्य कथन है कि उसी तरह युद्ध हुआ जैसे जनरली होते हैं। तो यह पद्मावत है और रानी पद्मिनी। यहां पर एक इसमें जायसी की पुस्तक पद्मावत में एक आता है नागमती का वियोग वर्णन, एक अध्याय है, क्योंकि जो रानी पद्मिनी है ना, ये देश की नहीं, ये सिंघल की थी। सिंघल बोले तो श्रीलंका को बोलते थे। सिंघल क्या है? श्रीलंका। तो ये श्रीलंका की राजकुमारी थी। अब श्रीलंका की राजकुमारी थी तो अलाउद्दीन खिलजी के पास में यहाँ पर जिक्र आता है एक आपका हीरामन सुआ तोते का। सुआ तोते का पर्यायवाची होता है, हीरामन सुआ। कहते एक बार ये तोता था, हीरामन सुआ तोता इन्होंने देखा, सबसे पहली बार जब देखा तो उन्होंने बोला कितना सुंदर तोता है। तोते ने कहा पगलो, मैं सुंदर नहीं हूं, सुंदर तो श्रीलंका की राजकुमारी है। अलाउद्दीन खिलजी के मन में अलाउद्दीन खिलजी बोलो सॉरी, राणा रतन सिंह जी के मन में एक भाव पैदा हुआ कि सिंघल जाया जाए, देख के आया जाए। तो उन्होंने राजकुमारी को देखा और फिर शादी की। तो यहाँ पर उनकी पहली पत्नी नागमती का वियोग वर्णन किया गया। वियोग समझते हो? पति के बिछड़ने का दुख, मेरा पति मुझसे बिछड़ गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इनके दो सेनापति हैं जिनका जिक्र यहाँ पर आता है, गोरा और बादल। भारत के इतिहास में दोस्त आपका बहुत पूछा जाता है किसकी सेना में थे, क्योंकि जब पहले आक्रमण में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कैद कर लिया गया राणा रतन सिंह जी को। तो राणा रतन सिंह जी के बारे में कहते हैं कि फिर उन्होंने डिमांड की कि रानी पद्मिनी अब सौंपनी पड़ेंगी। तो गोरा और बादल गए, रानी पद्मिनी ने कहा कि भाई 700 पालकियां तैयार करो, हम उसमें चलेंगे सब लोग। और गोरा और बादल ने संग्राम करके, लड़ाई लड़के तब यहां से मुक्त किया था आपका राणा रतन सिंह जी को, लेकिन बहुत ज्यादा घायल हो गए थे वो, बाद में उनकी मौत हो गई। ठीक है, आगे आएंगे। मालवा का अभियान हुआ है 1305 में। ठीक है, मध्य प्रदेश के पास में, यहाँ पे महलक देव था। रानी पद्मिनी ने जौहर किया, ये बात आप समझ ही गए होंगे। अब जिस तरह से राणा रतन सिंह की मौत के बाद में फिर दोबारा संघर्ष होने की बात हुई, तो इन्होंने भी अपनी दासियों, अन्य राजमहल की महिलाओं के साथ में स्वयं को अग्नि में प्रवेश करा दिया। ठीक है, नहीं सर, वो रानी पद्मिनी को देने को तैयार हो गया था। ठीक है रोनित, आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो आपको माननी है, आप कुछ भी मानते रहिए, उसका कोई अर्थ नहीं है, ना परीक्षा से कोई अर्थ है। आप किसी एक बात को मानते रहिए, मैं किसी एक बात को मानता रहूंगा, उसका कोई अर्थ तो है नहीं। आप कुछ भी मान लीजिए। आप अलाउद्दीन खिलजी के पिताजी का नाम रोहित शर्मा मान लीजिए, क्रिकेटर रोहित शर्मा, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, वो बात अलग है। बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक काफूर को। दक्षिण विजय का पहला अभियान इसने कहां पर किया था? देवगिरी में। तो पहला अभियान जब उसने किया 1296 में, मैंने बताया जलालुद्दीन की मौत कब हुई? 1296 में। तो मुझे बताइए इस समय पर आपका मलिक काफूर था इसके पास में या नहीं? आप बोलेंगे भैया मलिक काफूर तो गुजरात अभियान से 1297 में आया, यानी कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अभियान किया था और देवगिरी पर 2 अभियान हुए हैं। देवगिरी पर 2 अभियान हुए, 1307 में भी हुआ। ये वाला किया था किसने? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने कौन सा अभियान किया है? सन 1307 वाला। क्योंकि रामचंद्र देव यहां पर अलाउद्दीन खिलजी को धन भेजता था, पैसे लगातार भेजता था, एक समय पे आके उसने पैसे भेजने मना कर दिए। ठीक है, पैसे भेजने से उसने बोला कि भाई मैं पैसे नहीं भेजूंगा। बड़ी दिक्कत आई यहां पर। तेलंगाना वारंगल क्षेत्र को प्रताप रुद्रदेव से उसने जीता, और प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर अलाउद्दीन को दिया। अब आप समझेंगे कोहिनूर समझते हैं या नहीं? कोहिनूर एक हीरा था
और ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा है। इसकी अपनी कहानी है एक। कहते हैं रिस राजा के पास ये रहा, वही राजा हारा, उसकी मौत का कारण ये बना। ये हीरा तो महिलाओं के पास ही सुरक्षित रहा। आज ये हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास में है। इतिहास के साथ साथ में आप इसकी कहानी जानते रहेंगे कि यहाँ से होते हुए ये दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगलों के पास में, मुगलों के समय मोहम्मद शाह रंगीला के समय आपका, अगर मैं बात करूँ नसरु आपका ईरान का नेपोलियन जिसको हम कहते हैं, ईरान का नेपोलियन भारत पे आकर के आक्रमण करेगा रंगीला के समय पर। हम बता सकते हैं आप मुझे उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो कोहिनूर को लूट के ले गया, तो भारत से बाहर कोहिनूर चला जाएगा, भारत से बाहर चला जाएगा अफगानिस्तान, ईरान वाले क्षेत्र में। ईरान से फिर वापस राजा रणजीत सिंह, वहाँ के एक राजा की मदद करके एक प्रॉमिस में राजा रणजीत सिंह उस कोहिनूर हीरो को लेंगे, और राजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह उसको ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट कर देते हैं। ये कोहिनूर की एक कहानी है, अभी इंग्लैंड में है। ठीक है, वापस आना चाहिए कि नहीं ये बताओ। तो ये दरअसल में कहाँ पर था? तेलंगाना में, या बोले तो तेलंगाना, भाई तेलंगाना तो सन 2014 में बना ना। तेलंगाना पहले क्या था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में एक खान है गोलकुंडा की माइन, गोलकुंडा खान। तो कभी भी पूछे कि कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? गोलकुंडा की खान से निकला था, इन राजाओं के पास था। इसने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। होयसल, ठीक है, कर्नाटक के पास में, यहाँ पर वीर बल्लाल थे शासक, उसको भी हराया 1310 में। पांडे शासकों, इन दो भाइयों की आपस में दुश्मनी थी, फिर बाद में इसने युद्ध किया, फायदा उठा के दोनों ही भाई भाग गए। तो 1311 में पांडे वंश को, ये तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में वंश था, ये कर्नाटक में थे, ये आंध्र प्रदेश में थे, और ये महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी दक्षिण तक पहुंच गया सारे। ये सराहना चाहिए। आएगा एक दिन, तो इंतजार करो। ठीक है, ये समझ गए आप। ये देखिए वारंगल है यहाँ पर, ये दौलताबाद है, देवगिरी, ठीक है, ये आपका द्वार समुद्र है, इस क्षेत्र को भी जीता। ये पांड्यों का मदुरै है, इसको जीता। यानी कि अलाउद्दीन दिल्ली से कहाँ पर पहुँच गया? आपका दक्षिण तक पहुँच गया। जैसी उसकी जीतने की तमन्ना थी वह उसको जीता भी। अब आते हैं अलाउद्दीन के काम। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? इसने बाजार को कंट्रोल किया कि भी किसी भी तरह की बाजार में कालाबाजारी नहीं होगी, महंगाई को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कहते अलाउद्दीन खिलजी ने महंगाई को 20 वर्ष तक ऐसे रोके रखा कि इसके समय का एक सैनिक या दास भी लगभग 4 पत्नियों के साथ बड़े आराम से जीवन गुजार सकता था। तो इसने महंगाई को रोक के रखा, और इसने बता दिया कि कोई भी महंगाई कैसे बढ़ती है, बहुत सारी कालाबाजारी हो जाती है। बाजार में आज डिमांड है, लेकिन लोग अपने स्टोर्स में उसको जमा करके रखते हैं, और तब लॉन्च करते हैं जब बहुत ज़्यादा रेट पे उसकी डिमांड होती है। तो इसने उस चीज़ के लिए गुप्तचर लगा दिए कि ढूंढो कोई ऐसा तो नहीं है, उसका मांस काटा जाएगा, हाथ काटा जाएगा। एकता प्रथा खत्म करके इसने सैनिकों को दिया नगद वेतन। तो एकता को फाइनली किसने डिमोलिश कर दिया, किसने खत्म किया? इल्तुतमिश ने। ये कहता है कि भाई तुम जमीन का एक टुकड़ा देते हो, एक जमीन का टुकड़ा जो स्थायी था। ये कहता था कि किसी परिवार में तो 5 सदस्य हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी परिवार में 10 सदस्य हैं, या जो हमको सेवा दे रहा है ऐसा भी तो हो सकता है उसके आश्रित 20 सदस्य हों। तो बराबर जमीन के टुकड़े से तो सबकी बराबर आय नहीं होती। इसने बोला मेरी सेना मेरी जिम्मेदारी है, वह मेरे लिए काम करती है, मेरे लिए युद्ध करती है। जितने भी लोग हैं उनको व्यक्ति के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 5 और 20 वालों को एक साथ, 20 वाले तो उनको ज़्यादा मिलेगा, जिस पर 10 लोग डिपेंड करते हैं उसको इस हिसाब से मिलेगा। उसने उसके लिए एक नीति बनाई। सैनिकों का हुलिया लिखवाया, आप भी फोर्स में सेलेक्ट होंगे तो आपसे भी लिखवाया जाएगा। जैसे मैं लिखता था यहाँ, मुझे याद है मैंने लिखा मोल ऑन राइट साइड जब मेरा सीपीओ हुआ 2016 का। घोड़ा दागने की प्रथा, इसने बोला कि जो तुम सेना में घोड़े शामिल करते हो, तुगलुक 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 तुगलुक, अब युद्ध तो हमेशा होते नहीं, तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग सारे के सारे ये करते थे आपका कि भैया अब युद्ध नहीं चल रहा, अब ये उस समय सवारी ढो देते थे घोड़ों से, हल्की और भारी 10 रुपए सवारी। तो घोड़े क्या हो जाते थे, युद्ध में लड़ने के लिए जो घोड़े थे वो सवारी ढो ढो के कमजोर हो जाते थे। तो इसने बोला अगर ऐसा कोई घोड़ा मिला ना रथ या तांगे पे लगा हुआ तो दंड चाहिए तुमसे। भू राजस्व, क्या बोलेंगे?
भू राजस्व इसने कितना कर दिया पूछा था। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक है जिसने भू राजस्व को आधा कर दिया था, यानी जितना रेवेन्यू है उसको आधा कर दिया इसने। खुम्स कर लूट के हिस्से में इसने 4/5। अब तक ये होता था कि भाई राजा है, जैसे तो राजा कहता था कि भाई पड़ोसी राज्यों से अगर तुम लूट, अपने यहां लूट नहीं, अपने यहां तो दंड है, दूसरे राज्य को तुम कमजोर करके यदि लूट करके कुछ लाते हो तो अब तक सब लोग लेते थे 1/5। 1/5 अर्थात 20%। 100 रुपए लूट के लाएगा तो 20 रुपए राजा को देगा और राजा सिक्योरिटी देगा, बचाएगा तुझको, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, 80%। बोला लूट करके लाओगे तो तुम्हारा सिर्फ 20%, 80% राजा का है। दान की भूमि को खालसा कहा गया। क्या बोलेंगे, दान की भूमि जो है उसको क्या कहा गया है, खालसा कहा गया, यानी जो जमीन दे दी गई उसको खालसा कहते थे। इसने कुछ डिपार्टमेंट बनाए, दीवाने विजारत वित्त विभाग है, दीवाने आरिज ये डिपार्टमेंट के नाम है। जैसे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, जैसे सीआरपीएफ ये नाम, आईटीबीपी है, यूपी सब इंस्पेक्टर है, ये डिपार्टमेंट है, बड़े पूछे जाते हैं। दीवाने रसालत ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, ये दे देगा 4 इधर और 4 उधर, ये मिलान को दे देगा, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। मंडियों के प्रमुख को सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। एक बच्चा अगर गुरुजी फिर आपका सीपीओ क्लियर नहीं हुआ था क्या, हाँ ऐसे ही मान लो ऐसा समझो मैं बड़ा मतलब कमजोर सा स्टूडेंट था, लिखना पढ़ना मुझको आता ही नहीं था बिल्कुल, वो तो मैं जैसे तैसे पहुंच गया हूँ बस और वे क्वालिफाई नहीं हुआ मुझसे, और उन्होंने फिर पीट के भेजा मुझको, भाग जा तो इस नौकरी के लिए नहीं है ठीक है, ये समझेंगे वापस, वो मुद्दे की बात ही नहीं, वो मैंने मोल की वजह से बोल दिया, शायद नहीं बोलना भी नहीं था मुझको। मंडियों के प्रमुख को सहनाई मंडी बोलते थे, यानी मंडी का मतलब जो बाजार है, बाजार को कंट्रोल करने के लिए, बाजार को कंट्रोल करने के लिए जो व्यक्ति वहां पर अपॉइंट किया गया था। माप तोल भी देखते थे कि भैया ऐसा तो नहीं है दुकानदार सही माप तोल करता है या नहीं करता है, तो आप बोलेंगे माप तोल के अधिकारी को नाजिर कहा जाता था। और गुप्तचर को ये बरीद कहते थे, गुप्तचर को क्या कहते थे, बरीद कहते थे। बोलेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी सर जी कैग का पुराना नाम क्या था सीजीए का, दरअसल में पुराना नाम नहीं था, वो मुगलों की एक व्यवस्था है। कैग तो आधुनिक समय का, भारतीय संविधान में उसका वर्णन है, मुगलों के समय कैग कहां से आ गया भाई साहब, ठीक है। वो टैक्स वसूलने के लिए उस समय पर मुगलई व्यवस्था है वह एक, उसका नाम कैग थोड़ी था, कैग तो आधुनिक समय में हुआ। कोई आपसे पूछे आप बोले कैग का क्या मतलब मुगलों के समय पे, कैग आधुनिक भारत का, आधुनिक संविधान का, भारत की आजादी के बाद का नाम है, उसको मुगलों से काहे को जोड़ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे जी यहां फोकस करेंगे क्लास पर, क्लास पर सारे दोस्त फोकस करेंगे, ठीक है। गुप्तचर को क्या कहते थे, जो स्पाई रहते थे उनको वजीर कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई है 1316 में जलोदर रोग से, पेट का रोग है, ऐसे समझो हालत खराब होगी, दिन में कई कई बार जाना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन का निर्माण कार्य, 1000 खंबा महल, ये सब दिल्ली के हैं। सराय सीरी का किला है, इसको इसने सैन्य राजधानी बनाया, अभी मैंने आपको बताया था मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। जमैयत खाना मस्जिद किसने बनवाई, अलाई दरवाजा, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है बताएंगे किसने बनवाई थी, आप कहेंगे जी ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो साउथ गेट है उसी को हम अलाई दरवाजा कहते हैं। हौज खास ये सब दिल्ली में है, ये दिल्ली में है, किसने बनवाए हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए, ये अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे अभी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर जी अपनी लाइफ के बारे में बताओ, मैंने बोला हुआ है यूट्यूब पे, सुन लीजिए नवीन सर लाइफ, एक एक शब्द सत्य है, मैं बार बार किसी सिंपैथी के लिए उसको नहीं बोल सकता तो हम रोने लगोगे और कुछ नहीं है, वहाँ आप सुन सकते हैं, उसको सुनना चाहते हैं कभी सुनना तसल्ली में, ठीक है। बाकी अपन का काम ये नहीं है लाइमलाइट बनाने का, अपन का काम पढ़ाने का है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो कल शुरू करेंगे हम, फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद के कमजोर शासक हैं कुछ, अलाउद्दीन खिलजी ही इस वंश का सबसे ताकतवर शासक रहा। जैसे हम कह सकते हैं कि 2 ताकतवर शासक गुलाम वंश में रहे, पहला इल्तुतमिश और उसके बाद में बलबन।
लेकिन अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो इल्तुतमिश आगे है बलबन से, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा शासनकाल है, तो उसकी हिस्से में ही उपलब्धियाँ जाएंगी। ओके, तो चलते हैं आगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।